आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। आज हम लोग एक पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं 40 से ज़्यादा। तो अगर आप रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के कैंडिडेट हैं, फॉर्म डाले हैं, तो आपके लिए मैं कंटिन्यू क्लास शाम में 7 बजे करा रहा हूं। आप लोग ज़रूर देखें। आज का वीडियो नंबर अपन जो है 9वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो तक करा रखा हूं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे अवश्य देखें। डेली मैं कोशिश करूंगा और अच्छे अच्छे प्रश्न लाने का, जिससे आपका एग्ज़ाम बेसिक टू अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। चैनल पर अगर आप नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तमाम तरह के नर्सिंग पैरामेडिकल जॉब्स के अपडेट पाने के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। कहता है हर्षप्रंग डिजीज कौन से सिस्टम से संबंधित है। हर्षप्रंग डिजीज कौन से सिस्टम से संबंधित है, तंत्र से संबंधित है। तो ये अपन जीआई जो होता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलियक डिजीज से पीड़ित बच्चों को किस तरह की डाइट दी जाती है। सेलियक एक रोग है, ठीक है, जिससे पीड़ित बच्चों को किस प्रकार के डाइट आहार दी जानी चाहिए। तो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन फ्री डाइट देनी चाहिए। ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं हो, ऐसा आहार देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे रूमेटिक फीवर का मुख्य लैब इन्वेस्टिगेशन क्या है। रूमेटिक फीवर जो होता है उसका मुख्य रूप से कौन सा जांच होता है, लैब में मुख्य रूप से किसका जांच किया जाता है। तो प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है। वो प्रोटीन होता है जिसे हम लोग CRP टेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, CRP होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, CRP टेस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का सबसे सामान्य प्रकार क्या है। सेरेब्रल पाल्सी जो कि आपका ब्रेन में पक्षाघात होता है, उससे हम लोग सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। तो सेरेब्रल पाल्सी का सामान्य नॉर्मल जो टाइप्स है वो है स्पास्टिक टाइप्स। ठीक है, स्पास्टिक प्रकार जो है सेरेब्रल पाल्सी का एक प्रकार है। आगे है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का कारण क्या होता है। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया से नहीं, वायरल मेनिंजाइटिस होता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है यह एक वायरल संक्रमण होता है। ठीक है, वायरस से होता है। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 में जो 21 नंबर का जो गुणसूत्र होता है, इसमें एक ट्राइसोमी बढ़ने के कारण होता है। ठीक है ना, 21 नंबर का टोटल 23 जोड़ा होता है। तो 21 जो होता है इसमें एक पेयर अधिक, एक जो गुणसूत्र की संख्या होता है डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता है। जबकि होना कितना चाहिए, XY 2 ही, लेकिन इसमें एक बढ़ जाता है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है ना, आगे है अंडकोश में सूजन। अंडकोश टेस्टिस का इन्फ्लामेशन ऑर्काइटिस कहलाता है। ठीक है, अंडकोश में सूजन होना ऑर्काइटिस कहलाता है। आगे है, कहता है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। संक्रामक हेपेटाइटिस ए का उद्भवन अवधि कितना होता है। तो लगभग यह 15 से लेकर 50 दिनों में दिख जाता है इसका लक्षण। एवरेज जो है 30 माना जाता है, इसके 30 दिन माना जाता है एवरेज हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड। आगे है, भारत में बच्चों में आयरन की कमी से एनीमिया का मोस्ट कॉमनेस्ट कारण क्या होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन कारण होता है लौह तत्वों की कम लौह सेवन। यानी हमारे खाद्य पदार्थों में ऐसे भी तत्व है जो लोहा की आपूर्ति करता है, लेकिन अगर लौह तत्वों की कमी होगी तो वह आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नवजात की पर डे फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो एक नवजात शिशु के प्रतिदिन तरल की मात्रा जो चाहिए वो 100 मिली प्रति क्रिया प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, 100 मिली प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से चाहिए एक नियोनेट को फ्लूइड। मोज़ेक स्किन दिखाई देता है। देखिए, मोज़ेक स्किन जो दिखाई देता है यह बेसिकली एक स्किन डिजीज है। क्या है,
स्किन डिजीज है जो स्किन में एक लेशन बनता है, एक मासा सा बन जाता है जो अलग अलग 1 2 3 4 ग्रुप में ये मौसा जो है दिखाई देता है। इसे मोसैजिक स्किन बोलते हैं, त्वचा रोग होता है। ठीक है। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक क्या है? थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है, एक हेरिडेटरी डिजीज है जो आपके वंश में एक दूसरे के चलते रहता है। ठीक है, जीनेटिक्स में। आगे है कॉप्लिक। कॉप्लिक स्पॉट दिखाई देते हैं। कॉप्लिक स्पॉट मिजल्स खसरा में दिखाई देते हैं। ठीक है, जो आपके होठ के बच्चे के होठ के आसपास छोटे छोटे धब्बा सा बन जाता है, उसे कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, एक को छोड़कर, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का है। ठीक है ना, चलिए। प्रतिस्पर्धा खेल खेला जाता है, तो प्रतिस्पर्धा खेल खेला जाता है स्कूल की उम्र में। जहाँ पे कॉम्पिटिटिव खेल होता है वो स्कूल की उम्र में होता है। ठीक है ना। पूर्व स्कूल, प्री स्कूल में तो बच्चा छोटा रहता है, 3 साल 2 साल प्री स्कूल होता है, तो 5 साल प्री स्कूल होता है, तो ये सही नहीं है। स्कूल की उम्र में प्रतिस्पर्धा खेल खेला जाता है, कंपटीशन वाला, समझ गए। बच्चों में, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों में, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बच्चे में लैंडो रिफ्लेक्स दिखाई देते हैं। देखिए बच्चे में लैंडे रिफ्लेक्स जो होता है प्रतिबर्ध, तो अलग अलग प्रतिबर्ध है, जैसे बेमेंस्की प्रतिबर्ध, ठीक है ना, मोरो रिफ्लेक्स, ये सब प्रतिबर्ध है। इसी प्रकार से लैंडे, ठीक है ना, लैंडो रिफ्लेक्स है। लैंडो रिफ्लेक्स कहता क्या है कि बच्चा पेट के बल लेटा रहता है। बेसिकली यह 3 से 4 महीने के उम्र में बच्चे में दिखाई देता है। बच्चा पीठ के बल लेटता है और वो अपना हाथ पैर जो है और हेड जो है कस के फैलाता है। ठीक है ना, तो ये जो है लैंडो रिफ्लेक्स कहलाता है। नहीं देखते हैं बच्चा लेटा रहता है पेट के बल, अपना पैर भी फैला लेगा, हाथ भी फैला लेता है, सर ऊपर की तरफ उठाएगा, तो यही लैंडो रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, जो लगभग 3 से 4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 4 से 5 ही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिकता में खेल है, सामाजिकता में खेल है। ठीक है, तो एकांत खेल, सामाजिक में सोशल में जो खेल होता है, सामाजिकता में खेल है, वो एकांत खेल का एक उदाहरण है। ठीक है ना। एक बच्चा बोतल जो होता है उसको कब होल्ड करना शुरू करता है, तो लगभग 9 महीने के उम्र में बच्चा बोतल को होल्ड करना शुरू करता है। ठीक है ना। आगे है ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला, जिसे TEF बोलते हैं। यह आपको पता होगा कि एसोफिगल फिस्टुला का एक प्रकार है। कि 3C कौन से हैं? 3C जो होता है कौन से है, तो उल्टी, दम घुटना, साइनोसिस, ये 3 जो है आपके इसके लक्षण होते हैं ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला का। उल्टी होता है, दम घुटता है और ऑक्सीजन की कमी, जिससे साइनोसिस होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, निमोनिया से पीड़ित बच्चों की तत्काल प्राथमिकता क्या होती है? तो निमोनिया से पीड़ित बच्चों की तत्काल प्राथमिकता जो है वो श्वसन देना होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन की कमी होती है, फेफड़ा प्रभावित होता है, तो बच्चा श्वसन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, तो तत्काल आप उसे श्वसन की काम ही देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे टीकाकरण के बाद कुष्ठ का विस्तार कब तक ठीक हो जाता है? तो टीकाकरण के बाद कुष्ठ का विस्तार कब तक ठीक हो जाता है? अब देखिए टीकाकरण देने से कुष्ठ का विस्तार रुक सकता है, ठीक कैसे हो जाएगा? टीका देगा इतना जल्दी ठीक हो जाएगा? ठीक नहीं होगा। तो टीका देने के बाद जो है टीका प्रभाव अपना दिखाना 12 से 14 घंटे में शुरू करता है। यह क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग सही नहीं है, ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसके लक्षण को रोकना प्रारंभ करता है। ओके, आगे है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चों की वृद्धि और विकास तथा बीमारियों व इलाज का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड हेल्थ, बाल चिकित्सक। जहाँ पे बच्चे के वृद्धि विकास बीमारी और इलाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को ना पीडियाट्रिक बोलते हैं, बाल चिकित्सा बोलते हैं। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु किसे कहते हैं? नियोनेंट। नियोनेंट हम सब लोग जानते हैं, नवजात मतलब नए जन्मे बच्चे। तो 28 दिन तक का जो उम्र होता है जन्म से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नियोनेंट बोलते हैं, नवजात बोलते हैं। ठीक है ना। कहता है बच्चों की ऊंचाई किससे नापते हैं? तो बच्चे की ऊंचाई जो होती है, हम लोग उसे इन्फेंटोमीटर से मापते हैं। बच्चा
2 साल से कम उम्र तक के बच्चे को हम लोग इन्फेंटोमीटर से मापते हैं। यह एक उपकरण होता है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बच्चे द्वारा अनयूजुअल खाद्य पदार्थ खाना, यानी बच्चे द्वारा असमान खाद्य पदार्थ खाना जो नॉर्मल ना हो, और वैसे खाद्य पदार्थ खाना जैसे चॉक, साबुन, जो खाने वाला ना हो वैसे पदार्थों को खाना पाइका कहलाता है। पाइका कहलाता है। पीका लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, इन्फेंट की उम्र कितने वर्ष तक होती है? तो इन्फेंट की उम्र 1 वर्ष तक होती है। आप सबको पता है 1 वर्ष तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, जन्म पर सामान्यतः बच्चे का वजन कितना होता है? तो जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग जानते हैं 2.5 किलो से लेकर जो है 3.5 किलो तक अगर बच्चा का वजन है तो यह नॉर्मल माना जाता है। बात समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। तो 2.5 केजी बच्चे के जन्म के समय 2.5 केजी का वजन जो है आपको सही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म पर सिर का परिमाप वक्ष से कितना अधिक होता है? जन्म के समय जो सिर का परिमाप होता है वह चेस्ट से कितना अधिक होता है? तो जन्म के समय जो चेस्ट होता है बच्चा का, चेस्ट से बड़ा होता है सिर का परिमाप, ठीक है। लगभग 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है। बात समझ गए? 2 से 2.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। आगे है, 10 वर्ष के बच्चे का वजन 10 वर्ष में बच्चे का वजन जन्म के वजन से कितना गुना हो जाएगा? तो बच्चा जब 10 वर्ष का होगा तो अगर जन्म के समय, ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चा का वजन जन्म के समय 3 केजी के था तो उसके 10 वर्ष में यह कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा, यानी 10 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 30 केजी, ठीक है ना। 30 केजी के आसपास बच्चा होगा, यानी लगभग 10 वर्ष में बच्चा 10 गुना बढ़ जाता है। बात समझ गए? किस माह में शिशु के सिर का माप जो होता है वक्ष के बराबर हो जाता है? लगभग 9 से लेकर 12 माह में ये बराबर हो जाता है। जो जन्म के समय जो छाती वक्ष बड़ा होता है सिर के परिमाप से 2 सेंटीमीटर, तो लगभग 9 से 12 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसका सिर का माप और वक्ष का माप दोनों इक्वल हो जाता है। बात समझ गए? बराबर हो जाता है। और वहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ छाती का माप बढ़ता रहता है। बात समझिएगा। और सिर का माप जो है कमता है, ठीक है। आगे है, शरीर के भागों का आकार में बढ़ना। देखिए, शरीर के जो भाग है, पार्ट है, उसका आकार बढ़ना यह किसका संकेत होता है? तो यह वृद्धि कहलाता है। अगर गुण में बदलाव हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, कुछ सीखना, ये सब में वृद्धि हो तो वह विकास होता है। लेकिन वृद्धि जो दिखता है, ठीक है ना, जो क्वांटिटी को बताता है, क्वालिटी को बताएगा तो विकास हो जाएगा। तो ये क्या है? आकार बढ़ना, साइज बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब वृद्धि को बता रहा है, क्वांटिटी को, ठीक है। आगे है यहाँ पे, नवजात शिशु की नाल यानी नाभि, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से लगभग कितनी दूरी पर क्लैंप करते हैं? माय डियर, कई बार बता चुके हैं कि लगभग 3 सेंटीमीटर के दूरी पर हम जो नाल होता है उसको क्लैंप करके काटते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवजात का वजन कितना होता है? मैं कई बार बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बच्चा जन्म लेता है उसको कम से कम 2.5 केजी वेट के साथ जन्म होना ही चाहिए, तो सही माना जाता है, ठीक है ना। आगे है, नवजात में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या करते हैं? नवजात में ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल तंत्रिकीय परीक्षण के लिए क्या करते हैं? तो हम बच्चे में उसके सजगता को देखते हैं कि बच्चा कितने ज़्यादा सजग है, एक्टिव है, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना। आगे है, लैंगिक विकास किस अवस्था में करते हैं? तो लैंगिक विकास टीनेज स्टेज में होता है, ठीक है ना। टीनेज स्टेज में जहाँ पे व्यक्ति में जो है लिंग का विकास होता है, जहाँ पे स्तन में उभार आना, टेस्टिज में बदलाव आना, ठीक है ना। अगर वो पुरुष है तो उसके जो है गुप्त अंग में वृद्धि होना, ऐसे लैंगिक विकास होता है, ठीक है, टीनेज अवस्था में। आगे है, बच्चे द्वारा सोते समय बिस्तर पर पेशाब करना क्या कहलाता है? तो इसे बेड वेटिंग भी बोलते हैं, बिस्तर पर पेशाब करना। इसे एनुरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
न्यूरेसिस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बेड वेटिंग यही होता है। बच्चे द्वारा मल त्याग नियंत्रण की अवस्था के बाद कहीं भी मल त्याग कर देना क्या कहलाता है? यानी बच्चे द्वारा टॉयलेट ट्रेनिंग दिया गया, टॉयलेट ट्रेनिंग देने के बाद भी, नियंत्रण के अवस्था के बाद भी कहीं भी बच्चा मल त्याग दे रहा है जहाँ बैठा है वहीं पे, तो इसे एनकोपेरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनकोपेरेसिस बोलते हैं कि बच्चा को अपने मल मूत्र पर कंट्रोल नहीं होता है और जहाँ है वहीं पे वो मल त्याग कर देता है, इससे एनकोपेरेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है पाइका में एनकोपेरेसिस होने का, देख लीजिए, पाइका में एनकोप्रेसिस होने का कारण क्या है? तो एनको सॉरी, देखिए पाइका नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे सीधा होगा एनकोप्रेरिस होने का कारण। देखिए एनकोप्रेरिस होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चे में, जैसे साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, बच्चे का कब्ज हो सकता है, क्रोनिक कब्ज हो सकता है। इन सब के कारण बच्चा जो है जहाँ रहेगा वहीं पर मल त्याग कर सकता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्री मैच्योर बॉडी को कैसे पहचानेंगे? यानी बच्चा समय से पहले ही जन्म लिया है, प्री मैच्योर उसका शरीर है, अभी उसका शरीर परिपक्व नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? लंबाई 45 सेंटीमीटर से कम है तो ये प्री मैच्योर की निशानी है, क्योंकि जन्म के समय 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर लंबाई बच्चा का होना चाहिए, तो वो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 45 से कम है, प्री मैच्योर का निशानी है। वज़न 2 किलोग्राम से कम है, ये भी 2.5 किलोग्राम से कम ही जो है प्री मैच्योर का निशानी होता है, तो ये भी है। नाखून अभी सही नहीं है, नाखून बहुत कोमल है, अभी उसका विकास नहीं है, तो ये सब जो है प्री मैच्योर का निशानी है, समझ गए। अपगार स्कोर में शामिल नहीं है। अपगार स्कोर में क्या शामिल नहीं है? तो अपगार स्कोर में रंग, अपीयरेंस शामिल है, श्वसन शामिल है, मसल्स टोन भी शामिल है, ठीक है ना, सक्रियता जिसे बोलते हैं, लेकिन ये पलटा है, ठीक है ना, ये पलटा शामिल नहीं है, याद रखिएगा। आगे है, सबसे पहले कौन सा फोंटले बंद होता है? आपको पता है सबसे पहले आपका पोस्टीरियर फोंटले बंद होता है, जो 1 से 1.5 महीना के अंदर बंद हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे है यहाँ पे एंटेरियर फोंटनाली कब बंद होता है? तो एंटेरियर फोंटानेल कब बंद होता है? आगे वाला कब बंद होता है? तो लगभग 12 से 18 माह में ये बंद होता है, आगे वाला देरी से बंद होता है, ठीक है। बच्चे में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? तो बच्चे में सबसे पहले निचले दांत निकलता है, ठीक है, लोअर सेंट्रल जो है आपको इंसीजर निकलता है, निचले 2 गो जो निचला दांत होता है, नहीं कहता है मूस के दांत की तरह निकलता है, तो पहला निचले दांत निकलता है 2 गो बीच का, ठीक है ना, इसीलिए इसे निचले केंद्रीय कृंतक बोलते हैं। आगे है अपर सेंट्रल इंसिजन दांत कब आते हैं? यानी ऊपर ऊपर का जो दांत है, वह ऊपर का 2 दांत जो बीच वाला होता है बच्चा में कब आते हैं? तो लगभग यह 8 से 10 महीने में आते हैं। वहीं पर मैं बात करूँ, यहाँ पे 8 से 12 भी हो सकता है। वहीं पर मैं बात करूँ निचला पहले आता है, तो निचला पहले आता है तो यह 6 से 10 में निचला निकलता है और 8 से 10 या 12 में ऊपर वाला निकलता है। बात समझ गए? तो ये हो गया आज का बहुत ही शानदार 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 40+ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज देखे हैं, ठीक है। तो विदा लेते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।